वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपकी लता मैडम नए कंटेंट्स के साथ आपके बीच उपस्थित है। पर नए कंटेंट्स में जाने से पहले हमेशा की तरह एक क्विक रिकैप। बच्चों, शायद आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि दक्षिण एशिया क्या है, आपने ये भी पढ़ा कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित है। साथ ही आपने दक्षिण एशिया के देशों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स है या एक जैसा जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ा, जिसका जो सबसे पहला प्रॉब्लम था वो था रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना। इसके चलते आपने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में किस तरह से बार बार सैनिक शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच एक तरह से मुठभेड़ चलता रहा और कभी वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तो कभी वहां पर सैनिक शासन बनता एवं बिगड़ता गया। आज उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स विच लेड टू द फेलियर ऑफ बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यह हम पढ़ेंगे क्या कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान में एक स्टेबल लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कायम हो पा रही है। तो बच्चों, जो पहला रीजन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वो है डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेट्स, या हिंदी में कहे तो सैन्य, पादरी और भूमि के अभिजात वर्ग के प्रभुत्व के बारे में आज हम फर्स्ट कंटेंट में फर्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट मी राइट डाउन द पॉइंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, clergy and land owing aristocrats। इसका मतलब है कि कैसे पाकिस्तान में सैनिक या हम कहें उनके जो क्लर्जी या जिसको हम कहते हैं उनके रिलीजियस हेड और जो लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेट्स, भूमि के जो अभिजात वर्ग है, इनका जो कंट्रोल है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो तीन कैटेगरी के लोग हैं, आप ले लीजिए मिलिट्री को, आप ले लीजिए क्लर्जी को या आप ले लीजिए लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेट्स को, ये चाहते हैं कि वहां पर मिलिट्री शासन बना रहे, क्योंकि मिलिट्री शासन के तहत ही वो अपना जो उनका जो हित है वो उसे पूरा कर पाएंगे और वो संभव नहीं हो पाएगा जब वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार है उसे सबके भले के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि कोई एक स्पेशल कम्युनिटी के बारे में। तो इसके चलते ये जो लोग हैं वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। हिंदी में कहे तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच का जो तनाव है या इनके बीच का जो युद्ध है वो भी डेमोक्रेसी को वहां पर स्टेबिलिटी या डेमोक्रेसी जो है वहां पर पूरी तरह से कायम नहीं होने दे रहा है। क्योंकि इनका मानना है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बार बार जो प्रॉब्लम होता आ रहा है कश्मीर को लेके या जो दूसरे मुद्दे हैं, उस पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस तरह से नहीं डिसीजन ले पा रहा है जैसे कि एक मिलिट्री शासन लेता आया है या लेना चाहिए। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी उनके लिए एक रुकावट साबित हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो लोगों के हित के बारे में पहले सोचेगा और बाद में अपने देश के हित के बारे में। तो ऐसे में जो एक बोल्ड डिसीजन लेना होता है किसी मुद्दे पर वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं ले पा रहा है। तो इनका मानना है कि इससे अच्छा तो मिलिट्री रूलर है जो कम से कम अपनी मर्जी से या खुद अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेकर इस ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है या सॉल्व करने में सक्षम बने रहता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों का या कुछ लोगों का मानना है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो प्रॉब्लम चलता आ रहा है कई सदियों से, इसका अगर हमको कोई तोड़ निकालना है तब हमको यहाँ पर मिलिट्री रूल ही स्थापित होने देना चाहिए, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था। जो तीसरा पॉइंट है बेटा वो है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। लेट मी मेंशन ग्लोबल
इस्लामिक टेररिज्म, अगर हिंदी में कहें तो वैश्विक इस्लामी आतंकवाद। इसके तहत जो मिलिट्री रेजिम है इसको वेस्टर्न इंटरेस्ट का एक प्रोटेक्टर के रूप में माना गया है। कहते हैं कि जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, ये जो अपना हित पाकिस्तान के द्वारा लाना चाहते हैं या मनवाना चाहते हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान में सैनिक शासन कायम रहे। तो अगर अपना इंटरेस्ट उनको लेना है या अपने तौर तरीके से पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में ढालना है, तो वहां पे लोकतंत्र के बजाय सैनिक शासन का होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो अपना इंटरेस्ट, बहुत सारे देशों का जो अपना इंटरेस्ट है, उसको मनवाने के लिए वो किसी देश में सैनिक शासन को एक बढ़िया ऑप्शन के रूप में बनने देने में मदद हमेशा करते आ रहे हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। And the fourth point is the absence of serious international support for democratic rule। इसका मीनिंग निकलता है कि पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बाहरी देशों से इनको कोई समर्थन नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ के लोगों को या यहाँ की सरकार को एक सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले पॉइंट में बता दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज है, वो अपना हित साधने के लिए पाकिस्तान में ज़्यादातर वो मिलिट्री शासन को ज़्यादा प्रभुत्व देते हैं। उनका मानना है कि अगर मिलिट्री शासन वहाँ पर कायम रहा तो हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हम जो चाहते हैं उनके द्वारा हम मनवा सकते हैं। सो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और ये भी एक कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान में बार बार there is a change of government from democracy to that of military and from military to that of democracy। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो प्रॉब्लम्स है वो है डोमिनेशन ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेट्स। अगर हिंदी में कहे तो सैन्य, पादरी और भूमि के अभिजात वर्ग के प्रभुत्व का जो सिलसिला है वो एक कारण है। दूसरा है पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संघर्ष है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म या वैश्विक इस्लामी आतंकवाद। और जो चौथा पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ सीरियस इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक शासन के लिए जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना चाहिए उसका वहां पे बहुत ज्यादा अभाव है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं स्थापित हो रहा है। Now let us go to the next part of the topic, that is aspects of India's relationship with Pakistan। पाकिस्तान और भारत के बीच का जो रिलेशन है और जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे बच्चों पॉजिटिव एस्पेक्ट से। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हमेशा बुरा ही होता आया है। कुछ अच्छे समझौते या बायलैटरल एग्रीमेंट आप कहे, ऐसे भी बहुत सारे एग्रीमेंट पाकिस्तान और भारत के बीच में बनाया गया है। शुरुआत हम करेंगे ताशकंद एग्रीमेंट से। फर्स्ट इज द ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट जिसे साइन किया गया था 1966 बिटवीन जनरल आयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। इसका नाम ताशकंद इसीलिए पड़ा क्योंकि ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट को बढ़ाने में या बनाने में जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो था सोवियत यूनियन। इंडो पाक वॉर जो 1965 में हुआ, इसके बाद ये एग्रीमेंट तैयार किया गया। इसके अंतर्गत जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा था कश्मीर को लेकर, इसे सॉल्व करने के लिए एक पहल लिया गया था ताशकंद में।
सोवियत संघ के द्वारा, और उन्होंने इस एग्रीमेंट के द्वारा ये तय किया कि अगली बार अगर हमारे बीच में कोई भी इश्यू या कोई भी कन्फ्लिक्ट हो तो हम हमेशा इसे बातचीत के द्वारा या तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज ताशकंद एग्रीमेंट जो 1966 में जनरल आयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में साइन किया गया। आपको बता दूं बच्चों कि अभी एक नया मूवी निकला है, कुछ साल पहले एक मूवी निकला था जिसका नाम था द ताशकंद फाइल्स। अगर आप वो फिल्म देखोगे तो आपको इसके सारे जो डिटेल्स है या जो इसके पीछे जो स्टोरी है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। So the next agreement that was signed between India and Pakistan is the Shimla Agreement. The next is the Shimla Agreement. The next is the Shimla Agreement that is again signed in 1972 between Zulfikar Ali Bhutto and Indira Gandhi. आपको मालूम है कि 1971 में, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1971 में जब याहिया खान पाकिस्तान के शासक के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें दो बड़ी जो प्रॉब्लम थी उसे झेलना पड़ा। एक था बांग्लादेश का क्राइसिस और दूसरा था इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 जिसमें पाकिस्तान का हार हुआ था। दोनों ही इशू में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मिलकर एक समझौता तैयार किया जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। क्योंकि ये शिमला में साइन किया गया था इसलिए इसका नाम शिमला एग्रीमेंट पड़ा। और इस एग्रीमेंट में भी इन दोनों नेताओं ने यह तय किया कि कश्मीर को लेकर अगर हमारे बीच में कोई तरह का इश्यू आया तो हम इसे बातचीत के द्वारा सॉल्व करेंगे, और इन केस अगर हमारे बीच बात बिगड़ा भी तो हम युद्ध का कभी भी सहयोग या साथ नहीं लेंगे। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि हम युद्ध ना कर बातचीत के द्वारा ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है बेटा, या जो तीसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है बस डिप्लोमेसी। थर्ड इज द बस डिप्लोमेसी। बस डिप्लोमेसी जो था वो फरवरी 1999 में नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में ये समझौता बना। इसके अंतर्गत दिल्ली से लाहौर तक का एक पैसेंजर बस की सेवा दी जाएगी ताकि यहाँ के लोग वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ आराम से यातायात कर सकते हैं। इसका मेन मकसद था कि हमारे लोग और उन लोगों के बीच में एक बहुत ही सोशल रिलेशन बन सके ताकि हम जो दो देश है वो आपस में मिल सके। तो यही था इसका मकसद, बस डिप्लोमेसी, जो कि फरवरी 1999 में बनाया गया था। एक मैं समझौता की आपके बात करूंगी यहाँ पे, वो था समझौता एक्सप्रेस। वो है समझौता एक्सप्रेस जो 1972 में एक्चुअली ये समझौता एक्सप्रेस बनाया गया, राइट आफ्टर द ताशकंद एग्रीमेंट एंड द शिमला एग्रीमेंट। और इसके अंतर्गत एक ट्रेन सर्विस शुरू किया गया था। इट इज फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, ठीक है, जो अटारी और वाघा बॉर्डर होकर भारत या पाकिस्तान में प्रवेश करता है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी जो रिसेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा हुआ आफ्टर द पुलवामा अटैक, हमारा जो बीच में जो इंसिडेंट बार अभी जो रिसेंट होता रहा, इसके बाद पाकिस्तान ने ये जो एक्सप्रेस की सेवा है इसे रद्द कर दी। और माना जाता है कि इंडिया पहल कर रहा है कि एक्सप्रेस को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इसके लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे जो कुछ अच्छी बातें हमारे बीच में हुई, या हम कहें कुछ अच्छे एग्रीमेंट्स हमारे बीच में तैयार किए गए, जिसके अंतर्गत हम आज भी कई एरियाज में मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा कोशिश यही बना रहता है कि हम पाकिस्तान को साथ लेकर ही साउथ एशिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच सके या उसे आगे ले जा सके। लेकिन बच्चों, कहते हैं ना कि सब जगह अच्छा होना संभव नहीं है। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी पाकिस्तान और भारत के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेट अस नाउ डील विद द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो पाक रिलेशनशिप। सो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके बारे में हम डील कर लें।
नेगेटिव एस्पेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है पाकिस्तान और भारत के बीच में वो है कश्मीर को लेकर। ये तो आप सबको पता है कि कश्मीर का इशू जब तक पाकिस्तान और भारत नहीं सॉल्व कर लेते तब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो प्रॉब्लम है वो कभी ना खत्म होने वाला एक प्रॉब्लम बन जाएगा। भारत कश्मीर देना नहीं चाहता और पाकिस्तान इसे लिए बिना मानना नहीं चाहता। तो प्रॉबेबली जब तक ये कश्मीर इशू बना रहेगा तब तक हम इसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में ही पढ़ेंगे और यही कारण है, मेन कारण है कश्मीर, जिसके वजह से पाकिस्तान और भारत जो है बार बार इनके बीच में युद्ध होता रहा और शायद ये प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा तो हमारे बीच का जो युद्ध है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है बॉर्डर वाला इश्यू या बॉर्डर प्रॉब्लम। बच्चों, जब भी हम किसी देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आपको जरूर मिलेंगे, जैसे कि बॉर्डर का प्रॉब्लम है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन प्रॉब्लम्स माने जाते हैं और कहते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स को आप सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बीच में ही नहीं, आप चाहे इंडिया का बांग्लादेश के साथ ले लीजिए, इंडिया का नेपाल के साथ ले लीजिए या आप दूसरे किसी देश के साथ अगर इसको जोड़कर देखेंगे तो आपको ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया बॉर्डर का है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का है, इमिग्रेशन माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उसे बहुत आम प्रॉब्लम माना जाता है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द बॉर्डर प्रॉब्लम। पाकिस्तान अपने टेरिटरी से खुश नहीं है। उनका यह मानना है कि पार्टीशन के वक्त इंडिया ने जो कहा कि सब कुछ बराबर से हमारे बीच बांटा जाएगा, भारत ने ऐसा नहीं किया। एक बहुत ज़्यादा पार्ट इंडिया ने अपने अधीन रखा और पाकिस्तान जो है उसे एरिया में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला है। सो ऑलवेज बॉर्डर प्रॉब्लम will remain with India and Pakistan as such until and unless we take a concrete step to solve this problem. The next is the Indus water distribution. Again, this is a common problem between India and Pakistan. इंडस जल नदी को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि अगेन उनका मानना है कि हमें जितना पानी मिल रहा है वो बहुत कम है और ज़्यादा जो है ट्रिब्यूटरीज है वो इंडिया की ओर बह रहा है। तो उनका ये भी कहना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इसमें हमें जितना पानी मिलना चाहिए उतना भारत ने हमको नहीं दिया है। तो ये भी एक कंसर्न है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों वो है टेररिज्म, आतंकवाद। आपको पता होगा पाकिस्तान और भारत का जो टेररिस्ट प्रॉब्लम चलता आ रहा है, आपने कई जो रीसेंट प्रॉब्लम्स है उसके आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने उरी जो नया मूवी निकला था, एक बहुत ही अच्छा मूवी जिसमें क्लियरली सब कुछ बताया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान घुसपैठों ने हमारे यहाँ पर अटैक किया था और उसके बदले में जो सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने किया वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, हमारे जो 40 CRPF के जवानों को जो बॉम्ब के द्वारा उनके बस को उड़ा दिया गया, अगेन दैट वाज अ ट्रैजिक इंसिडेंट। और उसके बाद जो इंडिया का पहल रहा, जहां पर आपने पढ़ा कि कैसे इंडिया ने अपना पूरा एज और अपना पूरा जो है एक तरफ से पाकिस्तान को देना बंद कर दिया। और यही नहीं कि इससे हमको तकलीफ हुआ है या हम इससे परेशान हैं, पाकिस्तान को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और जो रीसेंट और एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे वो था विंग कमांडर वर्धमान का जो जिसको उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ था 60 आवर्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा इशू था। और पाकिस्तान ने इसके बदले में कहा कि हम पीस जेस्चर के द्वारा वर्धमान को जो है अभिनंदन वर्धमान को वापस भारत भेज रहे हैं। लेकिन माना गया कि इंटरनेशनली पाकिस्तान पर इतना ज्यादा दबाव था उस समय कि पाकिस्तान को वर्धमान को, विंग कमांडर वर्धमान को वापस इंडिया भेजना ही पड़ा। उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े ही चालाकी से इसे पीस जेस्चर का नाम दे दिया। और इतना दूर हम क्यों जाए, अभी आपको मालूम है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो कोविड से परेशान है। वी आर सफरिंग विद दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक। लेकिन इस समय भी अगर आप न्यूज़ में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि
यहाँ पे हम कोविड से परेशान है, वहाँ पाकिस्तान जो है अपना पूरा सिलसिला उसका शुरू हो चुका है। आज भी बॉर्डर में वो लोगों को, हमारे जवानों को मार रहा है, उन्हें तंग कर रहा है और साथ ही साथ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो इंडिया और पाकिस्तान का अगर रिलेशन की बात करें बेटा, तो इसे हम सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि ये कभी ना खत्म होने वाला एक इशू है, और अगर हम इसको सेंसिबली ले तो हमें ज़रूर इसके ऊपर कुछ करना होगा ताकि हम पूरी तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। Now the next topic that we are going to deal today is about the restoration of democracy in Bangladesh. लेकिन बच्चों, इसे पढ़ने से पहले हम पहले ये समझ ले कि बांग्लादेश बना कैसा, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपको ये समझ आ जाए कि बांग्लादेश बना कैसा, आप बांग्लादेश के बारे में अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो कहते हैं, यू नो दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर 1947, और उससे पहले एक दिन पहले जो था वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ। दैट इज़ पाकिस्तान की आज़ादी हुई 14 अगस्त 1947, और इंडिया का जो आज़ादी हुआ वो था 15 अगस्त 1947। आपको ये भी शायद पता होगा कि ब्रिटिश ने जब भारत पर अपना राज शुरुआत किया था, या उसने जो अपना जो राज बनाया, इससे पहले उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। उनका मानना था कि जब तक हम हिंदू और मुसलमानों को अलग नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर अपना कब्जा नहीं जमा पाएंगे। सो ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने भारत पर या ब्रिटिश इंडिया पर जो उन्होंने लागू किया था, इसके अंतर्गत जो दो कौम के लोग थे, हिंदू और मुसलमान, वो आपस में अलग हो गए या इनके बीच में डिवीजन हो गया। लेटर जब हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स या नेशनलिस्ट जितने भी लीडर्स थे, इनका मानना था कि अगर हमारा देश दो कौमों में बटा रहा तो हम कभी भी आज़ादी की कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के साथ अपने समझौते को बेहतर करने का प्रयास किया। और उस समय जब इन्होंने इसके लिए अपना पहल की शुरुआत किया, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, तब जो मुस्लिम लीडर हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने सीधा कहा कि इन केस अगर कभी भी भारत आज़ाद हुआ तो ये जो देश होगा वो एक नहीं दो भागों में बंट जाएगा। वो हमेशा से चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। कारण ये था क्योंकि उनका ये मानना था कि जो इंडिया है वो हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री है, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर आज़ादी मिल भी गई तो हम कहीं ना कहीं हिंदुओं का गुलाम होकर रह जाएंगे। सो ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ सेपरेट नेशन फॉर पाकिस्तान। और उसी के अंतर्गत जो टू नेशन थियोरी का जो पॉलिसी है वो लाया गया। From the very beginning, it was clearly declared that whenever we will get independence, the British India will be divided into two. अब होना क्या था कि अगर हम डिवाइड करें तो आपको मालूम होगा, जब हम पार्टीशन की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग इक्वली, इजंट इट? सब कुछ बराबर से बंटना चाहिए। तो जब हमारा लैंड या हम कहें एरिया या टेरिटरी की बात करें, जब इसके डिवीजन की बात आई तो हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, रिलीजन के बेसिस में इंडिया को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि जहां जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी वो क्या कहलाएंगे, पाकिस्तान, और जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी वो कहलाएंगे भारत या इंडिया। लेकिन जब ये डिवीजन का या जो डिवीजन का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ या जब इसकी शुरुआत हुई तो देखा गया कि भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हो, या वी हैव नॉट फाउंड एनी पर्टिकुलर टेरिटरी विद मुस्लिम्स एट मेजॉरिटी। लेकिन बटना तो था ही। तो ऐसे में इंडिया जो था, आपको मालूम है, दिस इज द वी कैन से दिस इज हाउ इंडिया लुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान जो था वो दो भागों में बट गया। ये जो एरिया था और ये जो एरिया था, ये दो पाकिस्तान के भाग बने। यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थोड़ा सा उनको देखने को मिला। सो इट वाज डिसाइडेड दैट दिस टू पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज पाकिस्तान। लेकिन इन दोनों को मिलाना संभव नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दिस इज वेस्ट पाकिस्तान and this is East Pakistan.
दिस इज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। प्रॉब्लम कैसे आया? कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान जो था, यहाँ पे जितने भी एरियाज थे जिन्हें वेस्ट पाकिस्तान माना गया, यहाँ पर जो मोस्ट प्रोमिनेटिंग जो रिलीजन था या जो लैंग्वेज था वो था उर्दू। कौन सा था? उर्दू। और यहाँ पर जो बंगाली लोग रहते थे, बंगाली कम्युनिटी जो थे या असम जो था, इन्होंने बंगला को अपना भाषा माना। They were mostly people who speak Bengali. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो थे वो जबरदस्ती यहाँ पर उर्दू को थोपना चाहते थे, जो बंगाली लोगों को या यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। So from the very beginning, what they wanted? They wanted to have a सेपरेट आइडेंटिटी। तो शुरुआत से इनका मानना था कि आप हमको आजाद कर दो, वी विल फॉर्म अ सेपरेट नेशन फॉर आवर ओन सेल्फ एंड वी विल नॉट लिसन टू व्हाट एक्चुअली यू आर कंपेलिंग अस और यू आर आस्किंग अस टू डू। ऐसे में प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। प्रॉब्लम की शुरुआत जब हुई तो वेस्ट पाकिस्तान ने अपना पूरा जो फोर्स था वो यहाँ के लोगों की इच्छा को दबाने के लिए भेजा। उसी के बीच एक नाम मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करूंगी, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लीडर माने जाते थे। इन्होंने अपना एक पार्टी बनाया जिसका नाम था अवामी लीग। उनकी पार्टी थी अवामी लीग। और इन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, अपनी जो पार्टी थी अवामी लीग, इसके अंतर्गत इन सारे लोगों जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको मोबिलाइज करना शुरू किया, इसलिए ताकि वो वेस्ट के डोमिनेशन से बच सके। ठीक है, तो ऐसे में जब शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलग नेशन की जो मुहिम थी उसको चलाई, तो इसके अंतर्गत वेस्ट पाकिस्तान जो था अपना पूरा फोर्स इनके जो पॉपुलर स्ट्रगल थे उसको दबाने के लिए वहां पर भेजा। जब ये पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का जो पूरा फोर्स ईस्ट पाकिस्तान में आया, इन्होंने सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और जो कॉमन लोग थे इनके पास दो ही ऑप्शन था, क्या, या तो इनके कंट्रोल में आ जाओ या दूसरा इंडिया की तरफ पलायन कर लो। So near about 80 lakh people by during that time, near about 80 lakh people they have migrated from East Pakistan to India। और आपको पता है कि इंडिया जो था उस समय बहुत सारे घरेलू प्रॉब्लम से जूझ रहा था। इंडिया का इकोनॉमी भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, पॉपुलेशन उस समय भी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा था। ऐसे में 80 लाख और लोगों का जो भार था भारत सरकार शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता या उठा नहीं पाता। तो ऐसे में भारत सरकार ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान में अपनी सेना को भेजी। उसने अपना सेना वहाँ पर भेजा और जैसे ही वहाँ पर सेना गया वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में, तो इसके बाद जब ये 80 लाख लोग जो भारत की तरफ उन्होंने पलायन किया, तो भारत ने इसको सॉल्व करने के लिए प्रयास किया। भारत ने अपना जो पूरा फोर्स था उसने ईस्ट पाकिस्तान भेजा। और जब ईस्ट पाकिस्तान की ओर भारत का जो फोर्स गया, उन्हें वेस्ट पाकिस्तान के फोर्स के साथ मुकाबला करना पड़ा। कुछ दिनों तक इनके बीच में वॉर चला एंड एट द वेरी एंड वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जैसे ही वेस्ट पाकिस्तान का जो आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट के चंगुल से आज़ाद हो गया और उन्होंने तब अपने लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जिसका नाम था बांग्लादेश, और यूं कहे बंगालियों का देश। So this is how Bangladesh was formed in the year 1971। तो इस तरह से बच्चों बांग्लादेश नाम से एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। और जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद हो गया, अब उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपने को किस तरह से स्थापित करें। So from the very beginning उन्होंने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया। They have formed a democratic government।
तो उनके जो पहले प्रधानमंत्री बने वो तो ऑब्वियसली बने शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के निर्माता के रूप में माना गया है। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग लीडर ऑफ बांग्लादेश। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इन्होंने इन्होंने बांग्लादेश का गठन किया 1971 में। लेकिन कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उन्होंने बहुत जल्दी वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित किया, दैट इज बाय ड्यूरिंग द ईयर 1972। और उन्होंने जो बांग्लादेश का जो पूरा कंट्रोल था अपने कब्जे में ले लिया। उन्हें डर था कि क्या मैं आगे अपना गवर्नमेंट स्थापित कर पाऊंगा, तो इन्होंने क्या किया, पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के साथ पूरा जो बांग्लादेश का कंट्रोल था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। So he has to face so many internal problems। लोग जो थे इनके अगेंस्ट में हो गए, और at the end, that is during the year 1975, Sheikh Mujibur Rahman, he was assassinated। तो इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया। जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, बांग्लादेश का कंट्रोल जो था बहुत ढीला पड़ गया। स्टेट जो नेशन जो था वो स्टेबल नहीं रह पाया। और मैंने बार बार बताया है कि जब भी एक देश में इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, तब तक बाहरी कोई शासक इस पर कब्जा कर लेगा, और ऐसा ही हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जनरल जियाउर रहमान ने बांग्लादेश पर अपना डोमिनेशन स्थापित कर लिया। जनरल जियाउर रहमान। बच्चों, जब जब ये वर्ड जनरल आता है, आप समझ लीजिए कि दैट इज अगेन डोमिनेटेड बाय अ मिलिट्री हेड। तो जियाउर रहमान ने बांग्लादेश पर कब्जा कब किया? 1977। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक देश का शासन नहीं चला पाए। लाइक शेख मुजीबुर रहमान, ही वॉज ऑल्सो assassinated। उसे भी मार दिया गया। कब? In the year 1981। He was assassinated in the year 1981। जियाउर रहमान के मृत्यु के बाद जो बांग्लादेश का कंट्रोल था एक मिलिट्री शासक से और एक मिलिट्री शासक के हाथ में चला गया। एंड दिस टाइम द लीडर वॉज जनरल HM इरशाद। कौन था नेक्स्ट लीडर? जनरल HM इरशाद। जनरल इरशाद जो थे, उन्होंने 1983 से 1990 तक बांग्लादेश का कारभार संभाला। He was a leader of Bangladesh right from 1983 to 1990। लेकिन उसे अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि तब तक बांग्लादेश के जो लोग थे उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर हमें कुछ करना है या हमारी इच्छाओं के आधार पर अगर हमको देश चलना है, चलाना है, तो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करना पड़ेगा। तो उस समय देयर वाज मल्टी पार्टी सिस्टम इन बांग्लादेश, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हुआ करते थे वो थे खालिदा जिया और शेख हसीना। खालिदा जिया ने 1991 में जो इलेक्शन किया गया, खालिदा जिया ने 1991 पर में जो इलेक्शन किया गया, उसने वहाँ पर अपना शासन उसने वहाँ पे बनाया। She remained in office from 1991 to 1996, and thereafter शेख हसीना, जिनका पार्टी का नाम था बांग्लादेश अवामी लीग, उसने या उन्होंने शेख हसीना ने 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के लीडर के रूप में उन्होंने काम किया। अगेन इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इट वाज खालिदा जिया हु केम इनटू ऑफिस। शी होल्ड द ऑफिस फ्रॉम 2001 to 2006, and thereafter it is again Sheikh Hasina
who ruled in Bangladesh since 2006 till date. And since then it is Sheikh Hasina who is ruling Bangladesh. तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही. अगले क्लास में कुछ नए कंटेंट्स के साथ फिर एक बार आपके बीच उपस्थित रहूंगी. तब तक stay in, stay healthy and stay safe.